हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कल के करंट अफेयर का क्विकली रिविजन की, जिसे हम लोग 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आज के टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ समझेंगे और रिविजन पॉइंट भी जहां जरूरी होगा उसको जानेंगे। और साथ ही साथ जो नया सेगमेंट शुरू किया गया है जिसके तहत हम लोग 20-20 क्वेश्चन पर डे तैयार कर रहे हैं, जनवरी से रिवाइज कर रहे हैं, जनवरी 2023 से, तो वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बहुत ही डिटेल कंटेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, कल का क्विकली रिविजन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है। कल की वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में बताए हैं भारत सरकार द्वारा जो समय समय पर शुरू किए गए हैं, ठीक है, अन्य देशों में वहां के नागरिकों की हेल्प के लिए या फिर वहां पे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो कल की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 2 को नियुक्त किया है, केवी विश्वनाथन जी को और प्रशांत मिश्रा को, जिनमें से प्रशांत मिश्रा ये आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। फीफा विश्व कप 2026 का ऑफिशियल ब्रांड लोगो लॉन्च किया गया है लॉस एंजल्स अमेरिका में। और इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, वो होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। मई 2023 में G7 और क्वाड शिखर समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किए। जापान G7 को होस्ट कर रहा है जबकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड समिट को होस्ट करेगा। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप यानी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 16 गोल्ड जीत लिए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर से पहले इसको जमा करना होगा। और भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने कर लिया है रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मई को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व मधुमक्खी दिवस, एक विश्व माप विज्ञान दिवस। दोनों ही इंपॉर्टेंट डे होते हैं, एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर आप लगा दो। तो सबसे पहले विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। दोस्तों मधुमक्खियां जो होती हैं ना, ये पारिस्थितिकी को एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन मधुमक्खी नहीं, कोई भी पक्षी हो, यहाँ तक कि कोई चिड़िया हो, ठीक है, या कोई जानवर हो, वो सब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए अहम योगदान अपना देते हैं, ठीक है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कई खेतों में जब वहां पर चिड़ियों की कमी हो जाती है तो फिर वहां पर फसलों का उत्पादन कम हो जाता है उस एरिया में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं क्योंकि चिड़िया लोग जो होती हैं वो आकर के कीटों को या फिर और ऐसे जो होते हैं फसलों में लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको वो उठा ले जाती हैं, ठीक है, अपना चारा बना लेती हैं, जिससे फसल और अच्छे से उत्पादन होता है। तो ऐसा बहुत सा कारण है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण संतुलित है। तो ऐसे ही मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ मधुमक्खियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। शुरुआत इसकी कैसे हुई दोस्तों? एंटोन जानसा जो थे ये मधुमक्खी पालन के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म होता है 20 मई को, इनकी जयंती होती है और इसी वजह से जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इनकी जयंती 20 मई को होती है। 1734 में ये पैदा हुए थे, ठीक है ना, 150 साल पहले नहीं, 200-300 साल पहले ये पैदा हुए थे। स्लोवेनिया के ये रहने वाले थे। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है होज इंगेज इन पॉलिनेशन फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है, मधुमक्खियों के लिए पहली वैक्सीन कौन लॉन्च किया है? मधुमक्खियों के लिए पहली वैक्सीन कौन लॉन्च किया है? अमेरिका। याद रखना, इसको मैंने आपको 5-6 महीने पहले बताया था, ठीक है। अमेरिका जो है ये पहला देश बना है मधुमक्खियों के लिए वैक्सीन लॉन्च करने वाला। अगला, अब बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की। मेट्रोलॉजी मतलब कि माप विज्ञान। दोस्तों मापन के बारे में, यूनिट्स के बारे में
अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 20 मई को प्रत्येक वर्ष। विश्व माप विज्ञान दिवस, जो हम लोग हर चीज मापते हैं ना, उसी के लिए ये मनाया जाता है। मापन क्या है? मापन बेसिकली एक कैलिब्रेशन है, मतलब हम लोग उसमें कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? जो प्री डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं 1 लीटर पानी लाओ, तो 1 लीटर जो है ना, वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि 1 लीटर कितना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर प्रकार के जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग प्री डिसाइड कर चुके हैं, उन्हीं से कैलिब्रेशन करते हैं, जिससे मापन हो जाता है आसान। ठीक है, तो इसी बारे में बताने के लिए विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए थे, और यही वजह है कि ये दिवस 20 मई को मनाया जाता है। मापन के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे तरह तरह के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया जाता है, ऐसे मापन के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। इस बार की थीम इसकी रखी गई है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। क्या? मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी जापान के दौरे पर हैं, आप सबको पता है। अभी कल ही मैंने आपको बताया था बहुत ही डिटेल में। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के तीनों के दौरे पर हैं। तो जापान में एक्चुअली में G7 समिट होगी, तो वहां पर हिस्सा लेंगे। लेकिन हिस्सा लेने के साथ साथ में वहां पर कुछ और भी चीज करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर किया? हिरोशिमा में। हिरोशिमा, आपको याद हो, हिरोशिमा और नागासाकी पर ही तो बम गिराया था, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो वहीं पर देखो, हिरोशिमा में ही महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई है, और उसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे वहां पर पीस का मैसेज दिया जा सके। आप जानते हो महात्मा गांधी जी ये पीस के, शांति के, अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने G7 के बारे में जो आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था ब्रिटेन हिस्सा नहीं है, सही है, ब्रिटेन हिस्सा नहीं है, लेकिन यूके उसमें हिस्सा है। ठीक है ना, एक देश नाम लेना वहां पर मैं भूल गया था, तो यूके जो है उसको भी ऐड कर लीजिएगा। बाकी सब सही है, कोई गलती नहीं है। मैंने आपको 7 देश बताए थे, कौन कौन से, फिर से सुन लो। कनाडा है, यूएस है, ठीक है, इसके बाद यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, इसके अलावा जापान है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कनाडा और यूएस जो है ये तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोप में मैंने आपको बताए थे वो 3 देश बताए थे आपको, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, ये तीनों तो हैं, ठीक है। यूके नहीं बताया था मैंने, और ईयू बताया था। ईयू जो है, ईयू तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी है, और जापान ये है। तो 7 देश हुए, 1 2 3 4 5 6 7 देश हुए, प्लस एक ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूके कहना मैं भूल गया था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, बाद में आप लोगों ने कमेंट किया तो उसके बाद फिर हमारा भी ध्यान गया इस पर। चलो, तो अच्छा, फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करें इस मूर्ति की। महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसको बनाया है रामवीर सुतार ने, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित है। भारत के महान ये डिजाइनर है, एक प्रकार से वास्तुकार हैं, और इन्होंने ही, आपको याद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया है, डिजाइन किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया है, और भी दुनिया के मतलब बहुत बड़े बड़े स्टैचू ये बनाए हैं। भारत में भी बहुत बड़े बड़े स्टैचू बनाए हुए हैं रामवीर सुतार। तो फिलहाल ये जो मूर्ति है, प्रतिमा है, ये मोटोयासु नदी के बगल में है। मोटोयासु नदी के बगल में ही एबम डोम बनाया गया है। एबम डोम क्या है? ये वही एरिया है जहां पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। इतना क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं जापान है कहां पर। तो देखो, सबसे पहले वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप इस साइड में आओगे ना, तो ये दिखेगा जापान। देखो, भारत को पार करोगे चाइना आएगा, चाइना पार करो साउथ कोरिया, इसके बाद इधर है जापान। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये रहा जापान। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यहीं टोक्यो में तो हुआ था 2020 का ओलंपिक गेम, जो कि 1 साल टल करके 2021 में आयोजित किया गया। तो टोक्यो याद रखना। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी तो फूमियो किशिदा हैं, इनके पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, और शिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले ये भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे शिंजो आबे, उनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जापान में G7 समिट हो रहा है इस बार, तो ये भी ध्यान रखना आपको। G7 समिट को होस्ट कर रहा है जापान। पिछली बार कहां पर किया गया था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। G7 समिट 2022 कहां पर आयोजित किया गया था, इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दी हुई थी, और इस बार भी G7 समिट में वीडियो आपको दूंगा जैसे ही होता है समिट। तो फिलहाल जापान की मुद्रा येन होती है,
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया आपको फूमियो किशिदा हैं और यहाँ की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया? दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नया चेयरपर्सन मिल गया है रवनीत कौर के नाम से। ठीक है, ये हैं रवनीत कौर, ये नई सीसीआई की चेयरपर्सन होंगी। काफी दिनों से ये सीट खाली थी क्योंकि इनसे पहले जो थे अशोक गुप्ता जी जो थे वो अक्टूबर 2022 में ही रिटायर हो गए थे और तब से सीट जो है वो खाली थी। हालांकि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी सीसीआई की ही एक सदस्य थी संगीता वर्मा नाम से, तो उन्हें तो बनाया गया था लेकिन वो अंतरिम थी। इनको परमानेंट नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। ठीक है, तो ये 1988 बैच की अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं पंजाब कैडर से और इनको सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये कैसी संस्था है दोस्तों? ये वो संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कोई एक कंपनी मोनोपोली ना क्रिएट करे या फिर कोई एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को खरीद रही है, कैसे खरीद रही है, किस प्रकार का उसका प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, एक्विजिशन कर रही है तो कैसे कर रही है, या किसी कंपनी का और कंपनियों की अपेक्षा कंपटीशन कैसा चल रहा है, ये सब चीजें ये देखती है। मतलब देखो अगर बाजार है, बाजार में कई सारी दुकानें हैं तो उसमें अगर कंपटीशन बना रहता है ना तो इससे फायदा होता है कस्टमर को। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लो, यहीं एजुकेशन में देख लो कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं जिनसे आप अलग अलग जगह पर पढ़ते हो। तो इससे क्या होता है, इससे किसी एक चैनल की मोनोपोली नहीं हो पाती है और आपको इससे फायदा किसका होता है? स्टूडेंट्स का। उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाता है और वो भी कम से कम दाम में, क्योंकि एक दूसरे से हर जगह कंपटीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक जरूरी चीज होता है और इसी चीज को इंश्योर कराता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, कि कहीं कोई कंपनी मोनोपोली न क्रिएट कर पाए। चलिए तो फिलहाल आगे देखते हैं, हाल ही में किसने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड दोस्तों ये बहुत पुस्तकें लिखते हैं, मतलब ये बूढ़े हो गए हैं चाचा जी, लेकिन देखो इतनी पुस्तकें लिखते हैं इनका मतलब कि हर दूसरे तीसरे महीने में एक बुक आ जाती है। रस्किन बॉन्ड मुझे लगता है कंटेंट राइटर वगैरह बैठा रखे हैं, ये नाम अपना दे देते हैं। द गोल्डन ईयर्स जो है फिलहाल रस्किन बॉन्ड ने लिखी है पुस्तक, और इनकी कितनी पुस्तकें हैं इसको तो मतलब आप लोग सोचना ही छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, हर तीसरे चौथे महीने में इनकी कोई ना कोई बुक आ जाती है और इनकी बुक पूछी भी जाती है। जरूरी बात तो यही है। चलिए किसी दिन मैं आपको इन्हीं की जो भी बुक्स हैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल इन्होंने लिखा हुआ है और हार्पर कॉलिन इंडिया ने इसे पब्लिश किया है, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में कितने का उत्पादन हुआ? तो देखो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ना 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन कर लिया है रक्षा क्षेत्र में, यानी डिफेंस सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत पहली बार ऐसा किया है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन किया है इसका। ठीक है, तो भारत देखो डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन रहा है और पिछले 1-2 सालों से तेजी से इस पर लगा भी हुआ है। तो भारत ने पहली बार ये किया है ऐसा अचीवमेंट। और आपको पता है सिप्री की जो रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसके द्वारा ये बताया जाता है कि भारत जो है कितना ज्यादा हथियार खरीद रहा है या कितने हथियार रख रहा है, कितना हथियार कितने लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो देखो इसमें बताया गया था कि भारत आज भी, हालांकि कुछ कम किया है पिछले दिनों में रक्षा उपकरणों को खरीदने में, लेकिन आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश है। यानी सबसे ज्यादा अपनी सेनाओं के लिए जो खरीदारी करता है वो है भारत। और सैन्य खर्च के मामले में भारत है तीसरे स्थान पर, यानी सेनाओं पर खर्च कितना करता है तो उस मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 3 देश ऊपर वाले छोड़ दो आप, यूएस, चाइना, रसिया, ठीक है, उसके बाद भारत का ही नंबर आता है। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, वो दोनों भी आप यहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी डिटेल जो है वो ये है कि डिफेंस सेक्टर में अब भारत का उत्पादन 12% बढ़ गया है। अच्छा, जब उत्पादन बढ़ा है तो एक्सपोर्टेशन भी बढ़ेगा, एक्सपोर्टेशन भी बढ़ेगा यानी निर्यात भी करेगा भारत। तो निर्यात किसको किसको कर रहा है इसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो याद रखना भारत ने क्या किया था, अभी फिलीपींस को
फिलीपींस को क्या बेचा है? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये फिलीपींस को बेचा है। ब्रह्मोस जो है वैसे इंडिया और रसिया ने मिलकर के बनाया था, ज्वाइंट वेंचर है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के ऊपर मिला करके ये नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला, किस देश के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई? तो दोस्तों अभी चिली में एक पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की, सबसे पुराने वृक्ष की मान्यता दी गई है। इसको वहां पर कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, मतलब कि बूढ़े दादाजी, महान बूढ़े दादाजी। तो ये जो है पेड़ का नाम है, और ये पेड़ बताया जा रहा है कि लगभग 5400 साल पुराना है, ठीक है। 5000 से 6000 साल के बीच में इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है। ये चिली में स्थित है और इसको अभी वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री का तमगा दे दिया गया है, मतलब इसको ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में। महान दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर है इसका नाम। ये बेसिकली एक पेटागोनिक शुरू है जिसे फिट्जरोआ क्यूप्रेसॉइड नाम से भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। और ये बताया जा रहा है कि 5000 से 6500 साल के बीच के पीरियड का है। ये चिली के अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में ये स्थित है और अभी तक पृथ्वी पर जीवित सबसे पुराना जीव है, क्योंकि भाई वृक्ष भी तो एक जीव है ना। चिली कहाँ है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम लोग को आना है इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार किए, इधर अमेरिका कॉन्टिनेंट आएगा। अमेरिका में ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहीं पर देखो ये जो पतली पट्टी है ना, इधर साइड वाली, ये जो पट्टी है ये है चिली कंट्री, ठीक है। बिल्कुल देखो एक साइड पूरा पूरा कोस्टल है इसका और दूसरा साइड लैंड से घिरा हुआ है। तो पेरू के नीचे है चिली। तो यही जो चिली कंट्री है यहीं पर ये वृक्ष पाया गया है। इसकी कैपिटल है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो इसकी कैपिटल होती है। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? चिलियन पेसो। ध्यान रखना, चिलियन पेसो यहाँ की करेंसी होती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। कौन? गैब्रियल बोरिक। नोट डाउन करते रहा करो ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यूबीएस ग्रुप के साथ किस कंपनी के विलय को मंजूरी दी? देखो ये आ गया ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूबीएस ग्रुप को एक कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। कौन सी कंपनी है? क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस भी ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, बैंक है मतलब एक प्रकार से। तो इसका यूबीएस ग्रुप के साथ हो रहा है मर्जर, भारत में जो यूनिट है इसकी। तो इस मर्जर को देखो मंजूरी लेनी पड़ी किससे? सीसीआई से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनकी पूरी रिपोर्ट देखी, क्या कुछ हो रहा है, फेयर पॉलिसी के तहत हो रहा है कि नहीं एक्विजिशन, ये सब देखा, उसके बाद इनको मंजूरी दे दी है। यूबीएस ग्रुप की बात करें तो ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ये भी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है, और ये ग्लोबल लेवल पर एक्टिव है। वहीं क्रेडिट स्विस ग्रुप जो है ये भी स्विट्जरलैंड का ही एक स्थापित एक इन्वेस्टमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट सर्विस कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, और सेम काम ये भी करती है। लेकिन अब इन दोनों का मर्जर हो गया है। तो मतलब बेसिकली ये दोनों एक ही देश के हैं और इसने इंडिया में क्या किया? मर्जर किया है, ठीक है। और अभी नई अध्यक्ष के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, रवनीत कौर जी बनाई गई हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। हाल ही में कहां पर 32वां अरब लीग सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब के अभी हाल ही में जेद्दाह में ये आयोजित हुआ और इसीलिए यहाँ पर देखो फाइनल जो हुआ, जब एंड हुआ तो जेद्दाह डिक्लेरेशन को इसमें मान्यता दे दी गई, अडॉप्ट किया गया, और इसीलिए क्योंकि ये जेद्दाह में आयोजित हुआ था अरब लीग समिट। इस बार इसका 32वां संस्करण था और अरब कंट्रीज के बीच में ये समिट होता है। अरब कंट्रीज मतलब आप समझो सऊदी अरब के आसपास के जो देश है ना, ये अरब सागर के आसपास के जो देश हैं वो अरब कंट्रीज कहलाते हैं, ईरान, इराक से लेकर के। चलिए मैं भी वर्ल्ड मैप में से भी दिखा दूंगा आपको। तो फिलहाल सऊदी अरब में जेद्दा में अरब लीग का ये 32वां संस्करण हुआ। इसमें मेन फोकस था सूडान, क्योंकि सूडान में अभी देखे थे आप कि कितना दिक्कत चल रही थी वहां पर, और वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी भी चलाया था, ठीक है ना। तो वहां पर जो संघर्ष चल रहा है, सीरिया में क्या हुआ है, इन सबको लेकर के ये शिखर सम्मेलन बेस्ड था। साथ ही साथ जेद्दाह डिक्लेरेशन किया गया, यही सबको लेकर के कि अरब देशों में शांति को स्थापित किया जा सके, शांति के महत्व पर जोर दिया जा सके, ठीक है। और इसीलिए ये बनाया भी गया था ये अरब लीग।
तो फिलहाल अरब देशों का ये एक लीग होता है, एक समिट होता है। 2002 से ये शुरू हुआ है। 2002 में बेरूत शिखर सम्मेलन के रूप में ये शुरू किया गया था। चलिए, तो फिर से हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड मैप में। यहाँ पर देखो, ये रहा अपना प्यारा भारत, और आप ध्यान से देखोगे तो ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, जहां से तूफान वगैरह उठते हैं। नीचे है यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन कहते हैं उसे। और यहाँ पर है अरब सागर। अब देखो, अरब सागर के आसपास की जो देश है ना, इन्हें अरब देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अरब सागर के पास में है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज और, छोटी छोटी खाड़ियां आपको दिखेंगी, गल्फ ऑफ ओमान, पार्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, मतलब अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और पार्सियन की खाड़ी या फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये खाड़ियों के आसपास के जो देश है ना, इन्हें खाड़ी देश कहेंगे। खाड़ी देश तो आप सुने होंगे ना, कभी कभी जिक्र आता है खाड़ी देश, या फिर ये नहीं सुने होंगे तो गल्फ कंट्रीज तो जरूर सुने होंगे। तो इसी खाड़ी को ही अंग्रेजी में कहते हैं गल्फ। तो ये सभी गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गल्फ हैं, ठीक है, खाड़ियां हैं, इसीलिए इसे गल्फ कंट्रीज कहते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे ये ईरान हो गया, इधर देखो ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सभी कंट्रीज जो हुए खाड़ी देश हुए। और अरब सागर के आसपास के जो देश हुए, ये सभी अरब देश हुए, अरब देश कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिग्गज व्यापारी एसपी हिंदुजा जी का निधन हो गया। ये किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ये हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। 87 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। हिंदुजा ब्रदर्स जो थे, उनमें सबसे बड़े थे ये एसपी हिंदुजा। तो इनका निधन हो गया है। इन्होंने शुरू से लेकर कंपनी यहाँ तक बनाई, इतनी बड़ी कंपनी बना दी कि मतलब इनकी फैमिली ब्रिटेन में रहती है, और ब्रिटेन में सबसे अमीर फैमिली है। अब आप सोचो, ब्रिटेन में ही इनका निधन हुआ, लंदन में ही इनका निधन हुआ। हिंदुजा ग्रुप के ये चीफ थे श्रीचंद परमानंद हिंदुजा। तो इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे ये। लंदन में ही इनका निधन हुआ है। इन्होंने ही हिंदुजा ग्रुप बनाया, और हिंदुजा ग्रुप का ही प्रोडक्ट है अशोका लेलैंड। आप देखो, जितने भी ये बहुत बड़ी 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 भारी भारी वाहन जो चलता हुआ देखते हो ना, जो मिट्टी ढोती हैं, अब तो टाटा की भी बहुत सारे गाड़ियां आने लगी हैं, लेकिन उसमें भी आप देखोगे अशोका लीलैंड लिखा रहता है, वो हिंदुजा ग्रुप का ही है, ठीक है। इंडस इंड बैंक जरूर सुने होंगे आप, अक्सर चर्चे में रहता है, कभी कभी आता है। तो ये भी हिंदुजा ग्रुप का ही बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है। फिलहाल श्रीचंद परमानंद हिंदुजा जो हैं, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1935 में। पार्टीशन के बाद ये भारत आ गए थे, ठीक है। तो इनका अभी निधन हो गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की? दोस्तों, साहस पहल शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना गवर्नमेंट ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए, महिला कार्यस्थल मतलब ऐसी जगह, ऐसा वर्क प्लेस जहां पर महिलाएं काम करती हैं, तो उनको सिक्योरिटी मिल सके, उनके लिए ये साहस नाम का एक पहल शुरू किया गया है। अब साहस इनिशिएटिव के तहत ना बहुत सारे फीचर्स दिए गए, जैसे टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ वेबसाइट माइक्रो साइट जारी किया गया है, जिससे महिलाएं वर्क प्लेस पर ही अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा छेड़छाड़ या कुछ भी हो रहा है, तो वो सीक्रेटली यहाँ पर मैसेज कर सके और हेल्प अपनी मांग सके। ऑनलाइन सुविधाएं इसके लिए प्रोवाइड हो सकेंगे हैदराबाद में, ठीक है। तो तेलंगाना में ये लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने इसे लॉन्च किया है, साहस पहल। क्लियर? अब देखो, ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको सभी क्वेश्चन समझा पाया हूं और अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट करके भी बता दिया कीजिए। चलिए, तो एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जीएस सफलता बैच ये चल रहा है। इसको अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो जाइए इसको परचेज कीजिए। इसमें डेमो क्लासेज भी आप ले सकते हैं, डेमो क्लास दिया गया है, जाकर के आप देख सकते हो। अगर पसंद आए तब आप इसको परचेज करो। फैसिलिटी इसमें देख लो क्या क्या चीजें मिल रही हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। 18 महीने की वैलिडिटी होगी, 3 से 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ई बुक आपको 18 महीने तक दी जाएगी, और सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक भी इसमें शामिल है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नया भी वैकेंसी आई है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अगर इस बैच को लेते हैं तो यहाँ पर उनको यूपी जीके की और करंट अफेयर की लेटेस्ट ई बुक फ्री दी जाएगी। आप अगर लेते हो तो आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर कि, और स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना है कि हमने ये वाला बैच लिया है, हमको ई बुक दे दीजिए, आपको ई बुक दे दी जाएगी, ठीक है। और अभी के लिए आपको यूज करना है कूपन कोड VDO20, जिसके तहत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी एक बार फिर से 799 में लेने का ये मौका है, और ये मौका सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख तक है, ठीक है, क्योंकि 23 मई से ये फॉर्म फिलअप होना
शुरू हो जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी का। ठीक है, तो आज 21 है, 2 दिन के लिए और मौका है, 799 में आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं अपना रिवीजन वाला सेगमेंट। रिवीजन वाले सेगमेंट में हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने 4 दिन में 80 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज देखो 81वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं एम प्राणेश। भारत को अब 82 ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं टोटल अभी तक। पहले वाले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। द रेजिस्टेंट फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश स्पेन है और मैड्रिड पुस्तक मेला जो होगा 2025 में, उसमें भारत को थीम कंट्री चुना गया है। इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में वॉल ऑफ पीस नाम का निर्माण किया गया केरला में। ठीक है, और केरला में ही तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में पांडुलिपि संग्रहालय सबसे बड़ा खोला गया है। उत्तराखंड में अभी राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। स्वीडन 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ये प्राप्त किया है। शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखी है अंबेडकर ए लाइफ, और ये पुस्तक अभी पूछी भी गई थी CHSL एग्जाम में आपका। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह जी ने मणिपुर में 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार वाला इंदौर में मनाया गया। ठीक है, और इस बार गुयाना के जो प्रेसिडेंट थे वो चीफ गेस्ट थे इसके। केरल राज्य जो है ये पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा अभी CGI चंद्रचूड़ को, DY चंद्रचूड़ जी को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुने गए केविन मैककार्थी, और उत्तर प्रदेश ने 100 दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। और अभी हाल ही में गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित हुआ। ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। पतंग राव कदम पुरस्कार से आधार पूनमवादल जी को सम्मानित किया गया। मनप्रीत मोनिका सिंह ने अभी हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और 100वां क्वेश्चन है, अभी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। अब देखो हम लोगों ने 5 दिनों में ही 20-20 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन तक रिवाइज कर डाले। ठीक है, तो अभी जनवरी का रिवीजन चल रहा है, फिर फरवरी का आएगा, फिर मार्च का, उसके बाद अप्रैल और फिर मई का। तो इस हिसाब से आप डेली 20-20 क्वेश्चन करके आप एक्स्ट्रा जानकारियां भी लेते रहोगे और आज के 10 क्वेश्चन और कल के 10 क्वेश्चन का रिवीजन तो करते ही रहते हो आप। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। कल मैंने आपसे पूछा था कि किरण रिजिजू जी के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कानून मंत्रालय का पदभार किसे मिला? तो अर्जुन राम मेघवाल को मिला। प्रसिद्ध फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के फाउंडर और CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल है। आज आपको क्या बताना है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या आज के टाइम पर कितनी है? इसके अलावा कौन सा देश है इनमें से जो क्वाड का मेंबर नहीं है? बहुत ही आसान है दोनों क्वेश्चन, दोनों के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। जो भी पता होगा डिटेल में जरूर कोशिश करना लिखने की। ई बुक्स भी वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, MZT ऐप पर जाकर के सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल हैं और हमारे बहुत सारी वीडियो कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।